दुर्गादत्त मासाब कर्नल रंजीत के जासूसी उपन्यासों के सबसे बड़े पाठक थे। हर सुबह उन्हें एमपी कॉलेज के परिसर में आलस भरी चाल के साथ प्रवेश करते देखा जा सकता था। असेंबली खत्म होने को होती थी जब वो प्रवेश द्वार पर नमूदार होते थे। प्रवेश द्वार से भीतर घुसते ही उन्हें ठिठक कर थम जाना पड़ता था, क्योंकि उसी पल राष्ट्रगान शुरू हो जाता था। वो इत्मीनान से आंखें बंद कर राष्ट्रगान के खत्म होने का इंतजार करते थे। असेंबली के विसर्जन के समय प्रिंसिपल साहब एक खीक भरी निगाह दुर्गादत्त मासाब पर डालते थे, लेकिन उस निगाह से बेजार मासाब स्टाफ रूम की तरफ घिसटते जाते थे। उनके अगल बगल से करीब 3000 बच्चे हल्ला करते, धूल उड़ाते अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ जा रहे होते थे। पहली क्लास 10 बजे से होती थी और बच्चों के पास उसके लिए 5 मिनट का समय होता था। असेंबली का मैदान उन 5 मिनटों में धूल के एक विशाल बवंडर में तब्दील हो जाया करता था। दुर्गादत्त मासाब स्टाफ रूम में बड़ी खिड़की से लगी अपनी कुर्सी में किसी तरह अट जाते थे। खिड़की से बाहर बाजार का विहंगम दृश्य देखा जा सकता था। मासाब के विशाल शरीर के हिसाब से उनकी कुर्सी बहुत सूक्ष्म थी। वो अपने किसी भी साथी अध्यापक से बात नहीं करते थे। दुर्गादत्त मासाब दरअसल प्रिंसिपल के रिश्ते के मामा लगते थे और उनसे बात करने की स्टाफ तो दूर, खुद प्रिंसिपल साहब की भी हिम्मत नहीं होती थी। इसके अलावा उन्हें पहला पीरियड भी नहीं पढ़ाना होता था। असेंबली के मैदान जैसा ही दृश्य स्टाफ रूम में भी देखा जा सकता था। अपनी अपनी अलमारियों से अटेंडेंस रजिस्टर, किताबें, चौक और डस्टर आदि जल्दी जल्दी निकालते हुए अपने साथी अध्यापकों की तरफ एक उकताई सी निगाह डालकर मासाब अपने उपन्यास में डूबने का प्रयत्न करने में सन्नद्ध हो जाते थे। दुर्गादत्त मासाब विज्ञान के मेरे पहले टीचर थे। कक्षा 6A में करीब 200 बच्चे थे। क्लास की दीवारें बहुत मैली थीं और टीन की उसकी छत तनिक नीची थी। ब्लैक बोर्ड के कोनों पर चिड़ियों की बीट के पुरातन डिजाइन उकेरे गए से लगते थे। हम लोग फर्श पर चीथड़ा दरियों पर बैठा करते थे। सामने डेस्क होती थी और डेस्क के कोने पर स्याही की दवात। पता नहीं कौन हर सुबह इन दवातों को भर जाता था। हम छुट्टी के बाद जब घरों को जाते तो हमारी सफेद कमीजों पर खूब बड़े बड़े नीले धब्बे होते। एमपी यानी मोतीराम प्रसादी लाल इंटर कॉलेज में वो मेरा पहला दिन था। अपनी होशियारी के कारण मैं कक्षा 4 से सीधा 6 में पहुंच गया था। पहली कक्षा के बाद हम अगले मासाब के आने का इंतजार कर रहे थे। पहली क्लास अंग्रेजी की थी। हमारी अटेंडेंस ली ही गई थी कि अंग्रेजी वाले मासाब को किसी ने बाहर बुला लिया। हमारी तरफ एक पल को भी देखे बिना अंग्रेजी वाले मासाब पूरे पीरियड भर अपने परिचित से बातें करते रहे और हम कागज की गेंदें स्याही में डुबोकर एक दूसरे पे फेंकने का खेल खेल रहे थे कि घंटा बज गया। अंग्रेजी वाले मास्टर ने हमारी तरफ एक बार को भी नहीं देखा और वो कक्षा से उपस्थिति रजिस्टर लेकर अगली कक्षा की तरफ बढ़ चले। लाल सिंह हमारी क्लास का सबसे विचित्र लड़का था। वो 6ठी क्लास में 5 बार फेल हो चुका था। वो करीब करीब 18 बरस का हो चुका था और उसकी मूछें भी थी। वो मेरे बड़े भाई जितना लंबा था, लेकिन वो एक खास तरह से प्यारा था। अपनी लंबाई और कक्षा के हिसाब से अनफिट मूछों पर आने वाली शर्म को छिपाने का प्रयास करता वो हम सबको तमाम अध्यापकों के बारे में चुटकुले सुनाया करता। उसने हमें बताया कि अपनी अस्तित्वहीन गर्दन के कारण अंग्रेजी वाले मास्टर को टोड कहा जाता था। मैंने करीब करीब तय कर लिया था कि लाल सिंह स्कूल में मेरा सबसे पक्का दोस्त बनेगा। आ गया भैंसा आ गया। लाल सिंह की चेतावनी सुनते ही हम सबकी आंखें दरवाजे पे लग गईं। बिना हड़बड़ी के दुर्गादत्त मासाब क्लास में घुसे और उन्होंने लाल सिंह पर एक परिचित निगाह डाली। इस निगाह में मुस्कान की एक सुदूर झलक थी और कक्षा अचानक शांत हो गई। दुर्गादत्त मासाब की विशाल देह ही हमें डरा देने को पर्याप्त थी और लाल सिंह हमें उनके गुस्से के कई किस्से सुना चुका था। लाल सिंह तुरंत खड़ा हुआ और मासाब के हाथ से रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लेने लगा। दुर्गादत्त मासाब ने हमारी तरफ बेरुखी से देखा और अपने कोट की जेब से किताब बाहर निकाल ली। सस्ते कागज पे छपी किताब का चमकीला कवर बहुत आकर्षक था। कद में सबसे छोटा होने के कारण मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और उस जादुई किताब को बहुत साफ साफ देख सकता था। अपना चेहरा एक तरफ को थोड़ा सा झुकाए कर्नल रंजीत सीधा मेरी तरफ देख रहा था।
उसने काला ओवरकोट और काला ही हैट पहना हुआ था। उसकी तीखी मूछें ऊपर की तरफ खींची थी और आंखों में एक सवाल था। उसके एक हाथ में छोटा सा रिवॉल्वर था। कर्नल का दूसरा हाथ एक अधनंगी लड़की की कमर पे था और वो लड़की कर्नल से चिपकने का प्रयास कर रही दिखती थी। पृष्ठभूमि में लपटें उठ रही थी और कवर के निचले हिस्से पर एक लाश पड़ी थी। लाश के बगल में खूनसना चाकू था। कर्नल रंजीत के पास कोई ऐसी दिव्य ताकत थी कि वो एक साथ मुझे और लड़की और लाश को पैनी निगाहों से देख सकता था। ये बेहद आकर्षक था। मैं सर्वशक्तिमान कर्नल रंजीत के कारनामों के बारे में कल्पनाएं कर रहा था जब दुर्गादत्त मास्टर साहब ने बोलना शुरू किया। अगले आदेश की प्रतीक्षा में लाल सिंह अब भी उनकी बगल में खड़ा था। मैं तुम लोगों को विज्ञान पढ़ाया करूंगा। हमने विज्ञान की किताब निकाल ली थी और हमारी सांसें थमी हुई थी। कछुआ कितने बच्चों ने देखा है? कुछ हाथ हवा में उठे और किताब को थामे हुए मां साहब सीट से उठे और उन्होंने अपना मैला कोट एक बार हल्के से झाड़ा। मेरी आंखें कवर से चिपकी हुई थी। ए, तेरा नाम क्या है बच्चे? वो मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है और मैं थप्पड़ का इंतजार करने लगा। डेस्क को देखकर मैं खड़ा हुआ। मां साहब मैं नाम है तेरा, हैं? मैं कुछ कहना चाहता था मगर जीभ पत्थर की हो गई थी। मैं रोने रोने को हुआ कि उनका बड़ा सा हाथ मेरे कंधे पर था। तू वो खताड़ी वाले पांडे जी का लड़का है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सुना है तू बहुत होशियार है। अब मुझे बता, तूने कभी कछुआ देखा है? असली वाला जिंदा कछुआ? नहीं बादशाह। बढ़िया, कोई बात नहीं। आज सारे बच्चे असली का कछुआ देखेंगे, हैं? अपने कोट की बड़ी सी जेब में हाथ डालकर उन्होंने पत्थर जैसी कोई गोल चीज बाहर निकाली। ये रहा कछुआ, असली जिंदा कछुआ। लो पांडे जी, पकड़ो इसे। मां साहब द्वारा पांडे जी कहे जाने पर मुझे थोड़ी शर्म आई। मैंने कांपते हाथों से उस कड़ी चीज को पकड़ा। अभी कछुआ सोया हुआ है, अगर उसे आराम से खुजाओगे तो ये तुम्हें अपनी शक्ल दिखा देगा। लाल सिंह, चलो मदद करो पांडे जी की। जरा भी देर किए बगैर लाल सिंह ने मेरे हाथों से कछुए को छीन लिया। उसने अपनी अनुभवी उंगली को कछुए के किसी हिस्से में घुमाया और कछुआ खोल से बाहर निकल आया। यह एक चमत्कारिक चीज थी और आने वाले बच्चे लाल सिंह के हाथ के गिर्द इकट्ठा थे। एक एक करके लाल सिंह। मां साहब वापस अपनी सीट पर थे और उपन्यास पढ़ने में किसी तरह का व्यवधान वो नहीं चाहते थे। लाल सिंह ने सारे बच्चों को टपटकर सीट पर बैठा दिया और कछुआ मुझे थमाया। कछुआ वापस खोल में घुस चुका था। मैंने भी लाल सिंह की तरह उंगली घुसाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। अब तेरी बारी है, कहकर लाल सिंह ने कछुआ मेरे साथ वाले बच्चे को पकड़ा लिया। कक्षा में शोर बढ़ता जा रहा था। पीछे की सीटों के बच्चे अधैर्य के कारण बेकाबू हो गए थे। कछुआ उनकी पहुंच से बहुत दूर था, सो उन्होंने आइस पाइस खेलना चालू कर दिया था। जब तक कि अगली कतार के सारे बच्चों को कछुआ देख पाने का अवसर मिलता, घंटा बज गया। लाल सिंह ने कछुआ मां साहब को सुपुर्द कर दिया। कुर्सी से सश्रम उठते हुए मां साहब ने हमारी तरफ देखकर कहना चालू किया, जिनका नंबर आज नहीं आया है वो बच्चे कछुआ कल देखेंगे। कक्षा से बाहर जाते हुए उन्होंने कुछ अस्पष्ट से शब्द बुदबुदाए जो पिछली कतारों के असंतुष्ट बच्चों के कोलाहल में डूब गए थे। आगे वाले बच्चों के चेहरों पर गर्व था। अगले 15 दिन तक लाल सिंह के कुशल निर्देशन में विज्ञान की कक्षा में सारे बच्चे कछुआ देखते रहे। लाल सिंह का इकलौता काम यह होता था कि मां साहब और कर्नल रंजीत के दरमियान कम से कम बाधा हो। हम शायद अनंत काल तक उस कछुए को देखते रहते, लेकिन उसे इतनी बार देख चुकने के बाद बच्चे उकता चुके थे। और जब एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में कुछ बच्चों ने कछुए के साथ कैच कैच का खेल शुरू किया कि दुर्गादत्त मां साहब ने अपने ऐतिहासिक गुस्से से हमारा पहला परिचय करा। जब तक हम कुछ समझ पाते, लाल सिंह पता नहीं कहां से डंडा लाकर मां साहब को थमा चुका था। साले हरामजादे, खबीस, बदमाश, ससुरे, सुअर वगैरह तमाम उपाधियां
हमें नवाजते मां साहब के भीतर जैसे किसी चैंपियन एथलीट का भूत घुस गया था। लॉन्ग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, गोला फेंक और अन्य खेलों में अपना कौशल दिखाते मां साहब डंडे, रजिस्टर और चौक के टुकड़ों के साथ किसी बेरहम यमराज की तरह कत्लो गारत पे उतर आए। उनके सामने जो भी पड़ा उसकी शामत आई। कई बच्चे एक डेस्क से दूसरे पर कूदते अपनी जान बचा रहे थे। जो ज्यादा स्मार्ट थे वो खिड़की फांद कर बाहर भाग गए। 8-10 मिनट तक चले इस खून खच्चर के बाद मां साहब फिर से किताब में डूब चुके थे। ज्यादातर बच्चे अब सुबह रहे थे। लाल सिंह, जो इस गुस्से को कई दफा देख चुका था, एक कोने में खड़ा बेमन से कछुए के किसी विशेष हिस्से में अपनी उंगली घुसा रहा था। कछुए में हमारी सारी दिलचस्पी अब खत्म हो चुकी थी। घंटा बजा तो मां साहब इस तरह उठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारी जिंदगानियां लुट चुकी थीं और कछुआ वापस उनकी जेब में था। लाल सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने सारी क्लास को संबोधित किया। कल हम देखेंगे कि बीकर कैसा होता है और लकड़ी के बारूदे की मदद से बीकर में चने कैसे उगते हैं? उनका हाथ जेब में गया तो संभवतः वह कछुआ उनकी उंगलियों को छू गया होगा। उन्हें कुछ याद सा आया और बाहर जाते जाते थमते हुए उन्होंने पूछा, कछुआ सारे बच्चों ने देख लिया कि नहीं है? يبريك اللي بلاني ونجرب حالي، يبريك اللي بلاني ونجرب حالي، كوتني بنشي مرة معك معدي يزور، كوتني بنشي